हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ठीक तरह से कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो पिछले टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या, न्यूटन के गति नियम। हालांकि उस दिन हम न्यूटन के गति नियम नहीं कर पाए, क्योंकि उससे पहले जो कुछ मेन टॉपिक था जिसमें बल के बारे में हम पढ़े थे। बल क्या है, बल का क्या प्रभाव है, ठीक, बल के प्रभाव के बारे में हमने पढ़ चुके थे। इसके बाद हम क्या प्रकृति में जो होता है, क्या क्या मौलिक क्रियाएं हैं जो नियंत्रण करता है, उस सब के बारे में हमने पढ़ चुके थे। और आज जो है कि जो क्लास या आज का जो वीडियो है आपको उसी से आगे की ओर है, जिसमें खास करके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है न्यूटन का जो गति नियम है, इस पर हम चलेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब कह सकते हैं कि न्यूटन का गति नियम। दोस्तों, जैसे जानते हैं कि बहुत लोग जानते ही होंगे कि न्यूटन ने गति संबंधित में नियम दिए थे, जो मेनली 3 रूप से नियम कहा जाता है, जिसमें बोलते हैं न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है, न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है और न्यूटन का तृतीय गति नियम है। सबसे पहले इनका एक बुक था जिनका नाम था प्रिंसिपिया। इस बुक का आप बहुत अच्छी तरह से याद रखना। प्रिंसिपिया एक बुक है जिनका नाम है प्रिंसिपिया, ठीक। तो प्रिंसिपिया में ही क्या किया है न्यूटन ने, अपने जो गति को जो उल्लेख किए, प्रिंसिपिया नामक बुक में ही क्या किया, जो 1687 ईस्वी में, अप्रॉक्सीमेट 1687 ईस्वी में, ईस्वी याद कर लीजिएगा, ये कंफर्म कर लीजिए, 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपने एक शोध ग्रंथ था। ये क्या है, एक शोध ग्रंथ था, जिसमें न्यूटन ने गति के 3 नियम को, कितने नियम को, 3 नियमों को उल्लेख किया था। एक इनका बुक था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। जो 1687 में एक शोध ग्रंथ लिखे थे, इसमें न्यूटन ने क्या किया, गति संबंधित 3 नियमों को उल्लेख किया। हाँ, इस नियम को जो कहा जाता है उसको बोलते हैं यांत्रिक का आधारभूत नियम कहा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रख दीजिएगा। क्या, यांत्रिक का जो आधारभूत नियम क्या है, वो न्यूटन की गति नियम को ही कहा जाता है। तो इनमें कितने नियम हैं, 3 नियम आते हैं, एक एक नियम समझते हैं। न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है, कह सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या कह सकते हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है, उनमें जो कहा गया है, चूँकि जानते हैं कि कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु 2 अवस्था में ही पाया जाता है, ठीक, चाहे वो विराम की अवस्था में हो या तो गति की अवस्था में। इसी संबंध में न्यूटन ने प्रथम गति नियम के बारे में बताए थे। ये बोल रहे हैं कि कोई भी वस्तु, मानते ये कोई भी वस्तु, चाहे ये क्या विराम अवस्था में हो सकता है, विराम अवस्था में, ठीक, कोई भी वस्तु चाहे वो विराम अवस्था में हो या कोई एक सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में, एक समान गति की अवस्था में हो, ठीक। कहता कोई वस्तु चाहे विरामावस्था में हो या एक सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में हो, कहता उसकी अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसकी अवस्था में लिख सकते हैं, उसके अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है कब तक, जब तक कोई बाहरी बल, जब तक कोई बाह्य बल, बाह्य असंतुलित लगा दे, बाह्य असंतुलित बल आरोपित ना हो। बस यही क्या न्यूटन के प्रथम गति नियम।
आराम से याद कर लेंगे। क्या बोले, कोई वस्तु चाहे वो विरामावस्था में हो या कोई एक सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में हो, उसकी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होता है कि जब तक कोई उस पर क्या हो, कोई बाह्य असंतुलित बल आरोपित ना हो। ठीक, आराम से याद कर लीजिएगा एक एक पॉइंट करके। और यही क्या होता है, न्यूटन के प्रथम गति नियम कहलाता है। अब न्यूटन जो प्रथम गति नियम से हमको दो चीज़ बात आता है। ठीक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपटीशन में अक्सर आते रहता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमको दो बातें को आता है, जिसमें पहला है बल की परिभाषा मिलता है। बल की क्या मिलता है, परिभाषा मिलता है। ठीक, बल की परिभाषा मिलता है। और दूसरा बात है, इसमें जड़त्व की बात भी बोलता है। जड़त्व की भी क्या होता है, बात इसमें प्राप्त होता है। बल की परिभाषा और जड़त्व की परिभाषा। तो क्वेश्चन आते रहता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या क्या आता है। ये कह सकते हैं कि बल की जो परिभाषा आता है न्यूटन के किस गति नियम से आता है, तो आराम से बोल सकते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम से। जड़त्व की बात करें, जड़त्व की परिभाषा भी आता है न्यूटन के प्रथम गति नियम से। हालांकि जड़त्व का जो नियम दिया वो गैलीलियो साहब ने दिया था, इसके बारे में हम कभी पढ़ेंगे। जड़त्व का जो नियम दिया था गैलीलियो साहब ने, लेकिन ये दो बात जो है ये न्यूटन के प्रथम गति नियम से बात निकल कर आया है। हाँ, इसमें हम देख रहे हैं कि बल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप कोई नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए, बल क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, और वर्तमान हमारे जो प्रकृति में कौन कौन सा बल जो है जो नियंत्रण करते रहता है। तो बल के बारे में हमने काफ़ी पढ़ चुके थे। अब आज हम थोड़ा सा जड़त्व की बात पढ़ लेते हैं। जड़त्व क्या है, ये क्या गुण है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग दे देते हैं जड़त्व, जिसको बोलते हैं इनर्शिया। इसके बारे में चलते हैं, जड़त्व क्या होता है। ठीक, तो समझिए कि अब जड़त्व जो होता है ना हर एक वस्तु में होता है। जड़त्व जो होता है ना हर एक वस्तु में होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वस्तु होता है, ये जो पृथ्वी में जितना सा जो पिंड है, ये वस्तु वो दो ही अवस्था में रहता है, चाहे वो विराम अवस्था में हो या एक गतिक अवस्था में। जड़त्व वही बोलता है। जड़त्व क्या होता है, जो भी वस्तु हो अपने पूर्व की अवस्था को हमेशा क्या होता है, बनाकर रखते हैं। ठीक, कहते कोई वस्तु है मतलब एक गुण है जिसके कारण जो होता है अपने पूर्व की अवस्था में, चाहे वो अगर विराम है तो विराम में ही रहना चाहता है, या तो गति में है तो हमेशा गति में ही रहना चाहता है, उसको इस गुण को क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक, या जड़त्व कहते हैं। कह सकते वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने पूर्व की अवस्था को बनाए रखना चाहता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। मतलब कोई वस्तु का एक क्या गुण होता है जिसके कारण अपने पूर्व की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, वो क्या करता है, जड़त्व कहलाता है। अब कह सकते हैं जड़त्व जो कितने प्रकार होते हैं। जड़त्व जनरली क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। देखा जाता है जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बात कर सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, विराम जड़त्व। दूसरा इसी प्रकार बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ क्या, गति, इनर्शिया ऑफ मोशन बोल सकते हैं। ठीक, या तो हाँ मोशन बोल सकते या काइनेटिक भी कह सकते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इसको बोलते हैं हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको गतिज जड़त्व। तो इस प्रकार के क्या जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, विराम जड़त्व और गतिज जड़त्व। विराम जड़त्व को अर्थ पढ़ लेते हैं। विराम जड़त्व क्या होता है, बहुत सिंपल से कह सकते हैं जड़त्व का वह गुण जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसको बोलते हैं हम विराम जड़त्व। फिर से बार बोल देते हैं, जड़त्व जो होता है मतलब जड़त्व का वह गुण
जिसके कारण कोई भी जो वस्तु होता है ना अपने विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसको बोलते हैं विराम जड़त्व। क्या इसका एग्जाम्पल कुछ है? बहुत सा हमारे आसपास एग्जाम्पल देखा जाता है, प्रकृति बहुत से एग्जाम्पल जो विराम जड़त्व का एक उदाहरण कर सकते हैं। सबसे एग्जाम्पल जो होता है, अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, मानते कोई आप जब बस में बैठे हैं, कोई बस में अगर सवार यात्री है, कोई भी उसमें बैठा हुआ है, तो क्या होता है, पहले उस बस में जो होता है रुका हुआ होता है। बस में क्या होता है, हम लोग विराम की अवस्था में रहते हैं। लेकिन अचानक अगर चल देने से, अचानक बस को चलने से उसमें जो बैठे जो सवार व्यक्ति है वो किधर की ओर झुकेगा? जब कोई बस अचानक चले गए तो वो क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, या उसमें जो सवार व्यक्ति है वो है विराम जड़त्व में। इसका एग्जाम्पल बोल सकते हो भाई, जब कोई भी बस अचानक, जो बस का जो ड्राइवर होता है अचानक, ठीक, जब चलाता है तो उसमें जो बैठे जो सवार व्यक्ति है वो पीछे की ओर झुक जाता है, जो एक विराम जड़त्व का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे बुक में जो दिया हुआ आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। गति जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं। गति जड़त्व क्या होता है? कोई वस्तु का वह गुण है जो हमेशा क्या होता है, अपने गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसको बोलते हैं गति जड़त्व। सिंपल से कह सकते हैं कि जड़त्व का वह गुण जिसके कारण कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसको बोलते हैं गतिज जड़त्व। गतिज जड़त्व का एग्जाम्पल बस वही उसी में बड़ा अच्छा सेटिंग हो जाता है बस में ही। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जब मानते हैं कि जब बस चल रही हो, बस गति कर रही हो, तो उसमें सवार व्यक्ति या उसमें जितना सज वस्तु है सब क्या है, उसमें गति की अवस्था में रखता है। अचानक क्या होता है, ड्राइवर ब्रेक मारते हैं तो उसमें जो सवार बैठे व्यक्ति होता है वो क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या होता है, जड़त्व में आते हैं। क्योंकि हम जब चल रहे हैं तो उसमें हमारा शरीर भी क्या होता है, गति की अवस्था में बना रहता है। लेकिन अचानक ड्राइवर क्या कहते हैं, वो गाड़ी को विराम में लाता है, रोक देता है, तो हमारा जो शरीर के ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, वो तो गति में होता है। लेकिन हमारा जो पैर का जो होता है ना, वो संपर्क सतह से बना होता है, और वो क्या होता है, चूँकि विराम हो जाता है, जिसकी वजह से आधा पार्ट जो होता है विराम में, आधा पार्ट क्या होता है, आपको गति में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग गिर जाते हैं। तो ये था आपको इनर्शिया ऑफ मोशन की बात है। एक पॉइंट इसमें और भी हम पढ़ लेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो जड़त्व का जो माप होता है, जड़त्व का माप होता है, वो वस्तु की क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान से होता है, वस्तु के द्रव्यमान से। ठीक, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कोई वस्तु का जो माप, जड़त्व का जो माप होता है उसके हमेशा क्या होता है, उसके द्रव्यमान से ही किया जाता है। क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, अगर मान लेते एक जो है बॉल है, सेम आकार का लोहा का बल्ब है, मतलब हाँ गेंद है, और इसी आकार का एक मानते कोई प्लास्टिक का गेंद है, कोई क्या है, प्लास्टिक का गेंद है। अब बोलेगा इस दोनों वस्तुओं में किसका जड़त्व अधिक होता है, तो समझ सकते हैं कि वस्तु को जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। तो कहीं ना कहीं लोहा का द्रव्यमान अधिक होता है, तो इसका क्या होगा, आपको जड़त्व अधिक होगा, और इसका क्या होगा, कम होगा। इसी तरह एग्जाम्पल बात करते हैं, एक रेलगाड़ी का बात करते हैं, एक साइकिल की बात करते हैं। तो रेलगाड़ी अगर विराम है तो उसको आप कितना भी पुश कीजिएगा तो वो कभी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या है, जड़त्व बहुत अधिक है। ठीक, जबकि साइकिल उसको कम होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कोई भी जड़त्व का मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो उसके द्रव्यमान से ही मापते हैं। तो दोस्तों चलते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम से की ओर। कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ, ये सेकेंड लॉ बोल देते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। कह सकते हैं न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर न्यूटन के जो द्वितीय गति नियम है वो जनरल क्या है, वस्तु की गति से ही जुड़ा होता है। जब किसी वस्तु को अगर हम धक्का देते हैं तो वो गति करता है, तो उसके त्वरण से भी उत्पन्न होता है। इस तरह की बात कर सकते हैं।
तो सिंपल से क्या होता है, न्यूटन जो द्वितीय गति नियम होता है, मानते हैं जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, कोई वस्तु है, मानते ये वस्तु है, जब इस पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। ओके, बल लगाएंगे तो ये वस्तु माने गति करेगा, गति करेगा तो इससे त्वरण भी उत्पन्न होगा। मान त्वरण क्या होगा, ए उत्पन्न हो गया है। बस इसी बीच मतलब बल और त्वरण के बीच के संबंध को ही न्यूटन ने द्वितीय गति नियम में रखे थे। तो कह सकते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो बल के कारण कह सकते बल के कारण उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के क्या होता है कि समानुपाती होता है। ठीक, तथा इसके जो द्रव्यमान होता है, ये पॉइंट लिख सकते हैं, तथा इसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही क्या है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम है। क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो बल के कारण क्या होता है, उत्पन्न त्वरण होता है। बल के कारण जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उत्पन्न त्वरण होगा ही, तो उत्पन्न त्वरण होता है। और ये उत्पन्न जो त्वरण होता है, जितना हम बल लगाते हैं उसके क्या समानुपाती होता है। ठीक, तथा उसके जो द्रव्यमान है, जितना द्रव्यमान है उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस आराम से इस पर हम और आगे कह सकते हैं। मान लेते कि कोई वस्तु है, ठीक, मान लेते क्या इसके m द्रव्यमान का क्या है, वस्तु है, इस पर हम मानते बल लगाते हैं F, जिसकी वजह से त्वरण क्या होता है, उत्पन्न A होता है। तो इस स्टेटमेंट से बात करते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं पर। तो पहला बोल रहे हैं कि पहला जो बात करते हैं, जो किसी वस्तु बल लगाते हैं तो क्या होता है, उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कहते हैं A समानुपाती क्या होगा, F। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, A समानुपाती F। इसी प्रकार क्या होता है, लगाए और उसका द्रव्यमान क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है भी। तो A व्युत्क्रमानुपाती M, इसको समय का 2 मान लेंगे। तो कह सकते फ्रॉम 1 and 2। तो हम देख रहे हैं A क्या हो जाएगा, A समानुपाती F/m होता है। आपको पता है कि समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, आपको K आएगा, K × F/m। और यहाँ पर याद रखना है कि एक और K का मान हम 1 लेंगे, क्यों, SI मात्रा में क्या आता है, 1। यहाँ लिख सकते हैं बगल में K = 1, किस में, SI मात्रक में। ठीक, तो और इस प्रकार देखते हैं तो A बराबर क्या होगा, F/m। इसलिए यहाँ पर F का एक क्या होता है, आपको फार्मूला आ जाता है, परिमाण होता है, जिसको हम बोलते हैं F = ma। बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर वो स्टेटमेंट अगर याद हो गया तो उसमें कर सकते हैं आराम से। क्या होता है, अगर लगाए के जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उत्पन्न त्वरण होता है, लगाए के बल के समानुपाती होता है, और उसके द्रव्यमान क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस दोनों को हम देख रहे हैं तो इस प्रकार आ रहा है, और F बराबर क्या आ रहा है, ma। ओके, तो हम पढ़ चुके हैं क्या, F बराबर ma। इस फॉर्मूला को याद ही रहता है सबको जनरली, F बराबर ma। तो अगर बात किया जाता है बल का इकाई, बात करते थे बल का इकाई क्या होगा, आपको द्रव्यमान को क्या आते हैं, किलोग्राम होता है, किलोग्राम इंटू इसको क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का जो SI मात्रक बोल सकते हैं, इससे बल कह सकते हैं SI मात्रक में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन के रिस्पेक्ट में हम न्यूटन भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं बल का। इसी तरह अगर पढ़ेंगे बल का CGS मात्रक, बल का CGS मात्रक, CGS मात्रक में क्या होता है, किलोग्राम को हम क्या लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, ग्राम, मीटर को हम लेते हैं सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। CGS में क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक। तो और इसी को हम कहते हैं, या तो कह सकते बल का जो CGS मात्रक होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, डाइन।
क्या बोलते हैं, डाइन। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना। बल का से मात्रक न्यूटन होता है, जबकि बल का सीधे से मात्रक होता है वो होता है डाइन होता है। तो कह सकते हैं दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, आप इस पॉइंट पर ध्यान रखना। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर कितना, हाँ 5 7 10 पावर 5 डाइन। दिमाग से निकल जाता है इसको, लेकिन आप ध्यान रखना है। देखिए 1 न्यूटन बराबर क्या, 10 पावर 5 डाइन होता है। अगला पॉइंट अगर पढ़ेंगे तो बल का जो बीमा का बात किया था, बल का बीमा जो कंप्यूटर का पूछ सकता है। आप समझते हैं बल का बीमा हम यहाँ पर लिख देते हैं। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्यमान को बताइए, बीमा द्रव्यमान का एम होता है, ठीक। और त्वरण क्या होता है, LT -2 ओके। तो और उसको बोला MLT -2, ये क्या होता है, इसका बीमा होता है। तो हम पढ़ चुके थे बल का सही मात्रा क्या होगा, आपको न्यूटन हो गया। बल का सही मात्रा क्या होगा, डाइन होगा। इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन्स। और इसका जो होता है एक जो बीमा होता है, बीमी जो राशि होता है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। तो MLT -2 मतलब क्या, तो टोटल होता है MLT -2। और एक ये कैसी राशि है, बल एक कैसे सदिश राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो आशा करते हैं कि आप इतना बात समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो देखने में बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।